और क्या चल रहा है? हाँ सर, बढ़िया सर। वो सर मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिया, हम्म 11 वीडियोस। हम्म, और अभी मैं पीवाईक्यूज ही कर रही थी, बस हाँ। खत्म ही होने वाला है। फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन दे सकती हूँ। इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का हाँ, और अभी बायो भी ऑलमोस्ट हो गया। फिंगर टिप्स बची थी उसकी, हम्म, तो वो भी थोड़ी सी बची है। उसके बाद करंट उसका भी करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है? मैं कुछ भी रैंडम चीज़ें तो उससे पूछता हूँ तो रिकॉल करना कितना डेंसली तुझे याद है। तो रेजिस्टेंस वाला पढ़ा तूने अच्छे से? ओम्स लॉ। हाँ। ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस सर, अगर एक छोटा कंडक्टर है जिसकी लेंथ कम है और एक लंबा कंडक्टर है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? एक छोटा कंडक्टर। आपकी आवाज अटक रही है सर। एक छोटा कंडक्टर है जिसकी लेंथ बहुत कम है, उसको हम्म कंपेयर कर रहे हैं एक बड़े कंडक्टर से जो एक बड़ा कंडक्टर है, हम्म उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? छोटे का। छोटे का। अच्छा, ओके। रेजिस्टेंस होता क्या है? व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? तो ये तो पता है हमें, मैं ही बता देता हूँ। रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को वो अपोज करता है ना। तो जितना ज़्यादा कंडक्टर फ्लो को अपोज करेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हम्म होगा। तो हम्म रेजिस्टेंस को हम एक रोड की तरह याद रख सकते हैं, एक हाईवे की हम्म तरह। और हाईवे पर जो छोटे छोटे व्हीकल्स चल रहे हैं बहुत सारे, उनको इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत लंबी रोड है तो फ्लो ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा इजी रहेगा ना, ज़्यादा तेज़ चलेंगे लोग। अगर छोटा छोटा ही सेगमेंट होगा तो धीरे धीरे जाएंगे उसमें। छोटा आपने बोला था जो छोटा है और जिसकी लेंथ लंबी है। हाँ, नहीं, एक छोटा हाँ, है और एक एक लेंथ लंबी है, मतलब एक की लेंथ कम है, एक की लेंथ अच्छा ज़्यादा है। हाँ। अच्छा। हाँ, तो ज़्यादा तो फ्री फ्लो छोटे किधर वाले, मिलेगा? बड़े वाले में मिलेगा या छोटे वाले में? बड़े वाले में। या छोटे वाले में? बड़े वाले में। एक बिल्कुल एकदम लेमन फॉर्म से इमेजिन कर, एक छोटी सी रोड है, लाइक से एक ब्रिज के शेप की, हम्म और एक है उससे डबल ब्रिज के लेंथ की, जस्ट ब्रिज है वो। तो हम्म ज़्यादा लंबे ब्रिज पे ज़्यादा ट्रैफिक फंसेगा या छोटे ब्रिज पे ज़्यादा ट्रैफिक फंसेगा? लंबे वाले पे ज्यादा फंसेगा। लंबे वाले पे ज़्यादा फंसेगा, ठीक है। तो चलो इसको फ्रीज करते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के हम्म जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका हम्म हम्म रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। हम्म तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हम्म यहाँ से अपन ये याद रख सकते हैं। और अगर अब हम दूसरा कंपैरिजन करते हैं, लेंथ बराबर है दोनों हाईवेज की, लेकिन एक का हम्म क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है, मतलब एक 8 लेन रोड है और एक 4 लेन रोड है, तो ज़्यादा ट्रैफिक किस में अच्छे से जाएगा? जिसमें क्रॉस सेक्शन बड़ा है। जिसमें क्रॉस सेक्शन बड़ा है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। तो इसका मतलब हम्म जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन उतना कम रेजिस्टेंस, तो हम्म इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें ऐसे याद रख लेना है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एक हाँ। कांस्टेंट आता है वहाँ पे, वो कांस्टेंट कहलाता है रेजिस्टिविटी, रो, है ना। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए हो जाता है। हम्म ओके, तो ये बेसिक ओम्स लॉ अपन को याद रखना है। हाँ मतलब हाँ ये एक्चुअली ये ओम्स लॉ नहीं है, ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ओम्स लॉ होता है जब हम कनेक्ट करते हैं किसी रेजिस्टेंस को किसी पोटेंशियल डिफरेंस वी के अक्रॉस, तो पोटेंशियल हम्म डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी हम्म इक्वल टू आई आर याद रखना है इसमें। और अब जो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई, उसमें रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी। ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ लिया था, शायद हम्म 9th क्लास में पढ़ लिया था। और अब इसके जो 11th में नई चीज़ याद रखनी है हमें, वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो रेजिस्टिविटी आती है रो, उसके बारे में समझना है। एक सेकेंड, शायद कॉल है कुछ इम्पोर्टेंट। हेलो हेलो।
Yes, 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 yes. Sir, actually, I'm in class, in between the class. Can I call you back after my class on this number? I will call you after when my class is over. Will it be okay around 5 o'clock? Yeah, yeah. Thank you. Yes, yeah, I'm back. So Yes. रेजिस्टिविटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि सिल्वर हम्म मेटल है या हम्म कॉपर है या आयरन है, उसके हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी, है ना। तो कंडक्टिविटी ऑफ कोर्स एरिया और शेप पर डिपेंड नहीं कर रही, तो केवल मटेरियल पर डिपेंड कर रही है ना। हम्म तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया एंड शेप पे या रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे लेंथ और एरिया का फॉर्मुलेशन में आ रहा है यूज़। yes. रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है कि चाहे 1 kg सोना हो किसी भी शेप का, चाहे 10 kg सोना हो किसी भी शेप का, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। हम्म अच्छा, अब इसके एक थोड़ा सा बस एक चीज़ और याद रखनी है रेजिस्टिविटी के बारे में। हम्म एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। उसको समझते हैं सबसे पहले। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट होता है कि हाउ जैसे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं बहता लेकिन कंडक्टर में करंट क्यों बहने लगता है। तो इसका एक हम्म रीजनिंग करते हैं हम कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली बचपन में हम बोल देते थे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो करंट फ्लो हो जाता है। तो इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो फ्लो नहीं होते, बट कंडक्टर में फ्लो हो जाते हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर्स। तो देयर वी डिफाइन अ टर्म कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दैट इज अनरिलेटेड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा नहीं है, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिफाइन करते हैं कि जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा कंडक्शन होगा, उतना बेटर कंडक्शन होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि अगर कहीं पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है लोगों की, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लोग बहुत ज़्यादा होंगे मार्केट में, और कहीं पे बहुत कम है तो बहुत कम होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफाइन करते हैं हम, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। तो एक करंट का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो कहलाता है एन इंटू ई इंटू वी इंटू डी, है ना, वी anyway. इंटू ए। मीवा की तरह याद रखना है इसको, एन ई वी ए। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो इसमें जो एन है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा, नॉट एनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। और एक और चीज़ जो थ्योरेटिकल है कि ये ड्रिफ्ट करंट क्या है, वो व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट करंट। तो एक कॉन्सेप्ट को अपन इस तरीके से समझ लेते हैं कि कुछ टर्म्स होती होंगी जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होती होंगी। वो टर्म है हमारे पास, एक जैसे रिलैक्सेशन टाइम, एक है हमारे पास ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दीज आर जस्ट थ्योरेटिकल पॉइंट्स, उनको बस इजीली हमको एक जहन में रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे होंगे कंडक्टर में इधर से उधर, और नेट करंट फ्लो हो रहा होगा, वो इसलिए वजह से हो रहा होगा कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जब एक एंड से, या मेरे हाथों को देख, एक एंड है पॉजिटिव टर्मिनल और एक एंड है नेगेटिव टर्मिनल। सो पता है हमें इलेक्ट्रॉन्स जो इस कंडक्टर के अंदर होंगे वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस लगने पे भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है। अच्छा, अब कोई इलेक्ट्रॉन एकदम एकदम सीधा जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन एकदम परफेक्टली सीधा नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा हो सकता है जहाँ भी उसको जगह मिले तो ऊपर चला जाए, फिर किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होके फिर नीचे चला जाए, तो उसका पाथ एकदम रैंडम होगा। तो हम हमारी स्टडी में कंसिडरेशन उसके रैंडमनेस का नहीं करते, हम एक एवरेज मान लेते हैं कि ड्रिफ्ट करंट लग रहा होगा, जो हम करंट एम्पियर में लिखते हैं, दैट इज ड्रिफ्ट करंट।
तो उसको रिलेट करने वाली अगर हम वेलोसिटी के एक रिलेशन से रिलेट कर दें तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो हम क्या करते हैं, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट मतलब कि कोई भी एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम है, उसके बीच का टाइम रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, क्योंकि उस पॉइंट पे उस जर्नी में वो रिलैक्स्ड है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम इज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम बस इतना याद रखना है हमको। और अब वो रैंडमली ट्रैवल कर रहा है, तो अब हम क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिख सकते हैं, जो हमने लिखना सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई क्रिएट कर रहा है ये, और चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, स्मॉल ई, तो स्मॉल ई चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या दे देगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये दे देगा इस पे फोर्स कितना लग रहा है। और अगर हमें फोर्स पता लग जाए तो F इक्वल टू एम ए होता है। तो F इक्वल टू एम ए में अगर हमें फोर्स पता लग गया और इलेक्ट्रॉन का मास पता लग जाए, तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है। और आर यू एबल टू कोरिलेट कि सबसे पहले हमने क्या फोर्स निकाला, फोर्स के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन का मास रखा, तो उसका एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने 11th क्लास में बहुत सबसे पहले बेसिक्स इक्वेशंस पढ़ी हुई थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो वहाँ अगर क्या कैसे यूज करते हैं इक्वेशंस का, कि अगर एक्सेलरेशन पता है और हमें पता है कि टाइम कितना है, तो हम उसकी वेलोसिटी का फंक्शन लिख सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया वो लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम और एक्सेलरेशन का यूज करते हुए हम वो इक्वेशन लगाते हैं। डू नीड टू गो इनटू दैट डीप ऑफ, बस एक बेसिक आइडिया कि वो इक्वेशन लगा के हमें एक रिलैक्सेशन टाइम और एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है, तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं उससे, है ना। तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम करंट से रिलेट करते हैं। दैट फॉर्मूला इज I इज इक्वल्स टू नीवा। राइट इट डाउन, लिखो इसको नोटबुक में, N इंटू ई इंटू वी इंटू ए। So N is here free electron density and E the charge of the electron. The velocity V is the drift velocity कि जिससे वो drift कर रहे हैं, and A is equals to area of cross section and here I। अब इसमें से हम क्या एमीटर या जो भी हमारे पास मैक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंटल मशीन्स हैं, उससे हम क्या I निकाल लेते हैं, है ना। करंट एमीटर निकाल के आई कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस इक्वेशन में से, और क्रॉस सेक्शन एरिया हम नाप सकते हैं, और हमें ये पता लग जाता है कि ई क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी पता है हमें। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो अगर हमें करंट पता चल जाता है तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी टिपिकली, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं 3 मिलीमीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आती है वो। इट इज ऑर्डर ऑफ सम मिलीमीटर पर सेकेंड। तो जस्ट इमेजिन, मिलीमीटर मतलब 1 सेकेंड में 1 मिलीमीटर, 10 सेकेंड में 10 मिलीमीटर, जस्ट 1 सेंटीमीटर। सो हाउ स्लो इज दिस, इट इज जस्ट, चींटी भी इससे तेज चलती है। तो लेकिन हमने तो बचपन में पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है अब छोटा सा फैक्टर ऑफ लाइट, फैक्टर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से जरा सा कम होता है, लेकिन ये तो चींटी से भी स्लो करंट चल रहा है। तो इसका एक रीज़न दिमाग में आता है। तो फिर इसलिए यहाँ पे हम फिर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि भाई हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं, दिस इज नॉट द वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इट इज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर वो एकदम सीधा मूव कर रहा होता स्पीड ऑफ लाइट से, तब तो इतनी स्पीड ऑफ करंट आ जाता, लेकिन अब जिससे करंट ड्रिफ्ट हो रहा है उसमें इफेक्टिव, उसकी स्पीड इतनी कम आ जाती है। You're getting the point? So there is emphasis on the point drift velocity. It is not velocity of electron, it is the velocity of कि जिससे करंट ड्रिफ्ट हो रहा है। तो इतना याद रखना, और ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और पुरानी जो चीज़ें हैं, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई, ये तो हमें याद ही है, V इक्वल टू आई। ठीक है, अब
let's get back to that conductivity, not conductivity, resistivity. तो रेजिस्टिविटी में दो चीज़ों पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, एक रिलैक्सेशन टाइम और एक मतलब रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अपन फाइनली बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर वेरी करेंगे तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा कंडक्टर का या घटेगा। एंड एक और चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये प्योरली मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें याद रखना है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि टेम्परेचर, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो फिक्स्ड है, उसको तो वेरी कर नहीं सकते, उसको तभी वेरी कर सकते हैं जब मटेरियल ही चेंज कर दें, तो उसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आ जाते हैं अपन टेम्परेचर पर। टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। कैसे कैसे याद रखा है तुम्हें? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग इट? मतलब रेजिस्टिविटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे मूवमेंट ज्यादा होता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस केओस बढ़ जाता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। अच्छा, दिस इज ट्रू फॉर, एक और बस आखिरी पॉइंट है इसमें हमको जो याद रखना है, दिस इज ट्रू फॉर कंडक्टर्स, बट देर आर सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ घट जाती है, कंडक्टर का उल्टा होता है उसमें, ठीक है। तो कंडक्टर्स के लिए याद रखना है कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, और सेमीकंडक्टर्स में याद रखना है कि उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि सेमीकंडक्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे, तो बहुत ही अजीब सा फील ना हो हमको उस टाइम कि यार ये ऐसा तो हमने कंडक्टर्स में वैसा पढ़ा था, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में उल्टा है, इसलिए इसको अभी से कॉन्क्रीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इस बात का कि ओम्स लॉ कंडक्टर्स ही फॉलो करते हैं, और वो भी लिमिटेड रेंज में ही, लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में, जबकि सेमीकंडक्टर्स प्रॉपरली ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, कुछ अलग लॉ फॉलो करते हैं, कुछ रैंडम, जिसका हम फिगर भी देखेंगे आगे चल के। V वर्सेस I का ग्राफ परफेक्टली स्ट्रेट नहीं होता, उसमें कुछ और होता है, ठीक है। और क्या पढ़ा तुमने अभी इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में? बस यही, और फिर पुराने वाले फॉर्मूले, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज, सीरीज में एडिशन हो जाता है पैरेलल में, और इसका लॉजिक क्या रहता है, मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? सीरीज में जो करंट है वो हर रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होता है, बट पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इस लॉजिक से वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो वो याद रखना है। इसके बाद क्या है? एनर्जी, पावर। ओके, तो पावर तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। पावर के बारे में वर्क टन पर यूनिट टाइम, और वर्क को हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, वर्क इज डिफाइंड एज in terms of potential difference. So potential difference was defined as work done per unit charge. So we can write work is defined as charge into potential difference. तो वर्क की जगह यहाँ पे लिख देंगे Q into V upon T. तो Q by T is current. So power is potential difference multiplied by current. ठीक है। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, पावर कंज्यूम भी होती है, कुछ डिवाइसेस होते हैं जो पावर कंज्यूम करते हैं, और कुछ डिवाइसेस होते हैं जो पावर सप्लाई करते हैं। जैसे हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, बल्ब, फैंस और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, दे आर पावर कंज्यूमर्स। और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, जो सेल होते हैं, बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर्स होते हैं, वो पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बट इन एनी केस फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, क्योंकि एक में करंट एंटर हो रहा होगा, जो चार्ज हो रही है डिवाइस, जिसमें पावर
वो कंज्यूम कर रहा है, और जिसमें पावर सप्लाई कर रहा है उसमें करंट बाहर जा रहा होगा उससे, बट फॉर्मूला रिमेन्स द सेम कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस मल्टीप्लाइड बाय करंट। अच्छा, ये फॉर्मूला रजिस्टर के लिए, इफ वी हैव रजिस्टर, द डिवाइस विच इज रजिस्टर इट विल ऑलवेज कंज्यूम। रजिस्टर कभी सप्लाई नहीं करेगा, ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वो जनरेटर नहीं है, तो वो हमेशा कंज्यूम करता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ओम्स लॉ लगा देते हैं। इफ इट इज एन ओम्स लॉ फॉलोअर, तो V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो वी हैव रिटर्न P इज इक्वल्स टू वी आई, और इन दैट फॉर रजिस्टर वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू आई आर। ये फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी बन जाता है, या आई की जगह हम V बाय आई लिख सकते हैं, तो सेम फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर भी बन जाता है। तो पावर का मेन फॉर्मूला जो हमको याद रखना है वो V इंटू आई है, फिर हम सारे बना लेंगे, क्योंकि एक डिवाइस आगने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, और कैपेसिटर रजिस्टर से अलग होता है। वी कैन नॉट अप्लाई V स्क्वायर बाय आर देयर, क्योंकि आर तो है ही, कैपेसिटर रहेगा वहाँ पे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पावर का जो एक ही फॉर्मूला याद रखना है हमें, दैट इज V इंटू आई, एंड देन वी कैन डिपेंडिंग अपॉन कि V क्या होता है हर डिवाइस के लिए वो लगा सकते हैं। तो पावर में बस इतना ही। नेक्स्ट, व्हाट इज देयर, और आगे क्या है सिया? बस यूनिट्स हैं, बस हो गया। ओके, और इसमें इस चैप्टर में कुछ ऐसा किरचॉफ लॉ भी आया होगा? क्या आया होगा? किरचॉफ लॉ, हाँ हाँ, वो कितना आगे है, मतलब उससे पहले है कुछ अभी? व्हीटस्टोन ब्रिज उसके पहले है या उसके बाद में? इसके पहले। ओके, लेट्स टॉक अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मुलेशन देख, लुक एट योर नोट्स। तो उसमें क्या होगा, उसमें एक ऐसा सर्किट जैसा बना होगा, ऐसा ऐसा सर्किट जैसा, ठीक है। 4 रजिस्टर्स की कुछ बात हो रही होगी वहां पे, और यहाँ बीच में भी एक रजिस्टर होगा। तो बीच में रजिस्टर, मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा? वहाँ ऐसे। ऊपर वर्टिकल। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि अभी इसको भूल जाते हैं अपन, व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल समझते हैं कि लेट्स से मैं लिख देता हूँ R1 R2 R3 R4 RX RY RZ RW, ठीक है। तो हमको फोटोग्राफिक मेमोरी ऐसी याद रखनी है, कुछ होता है मतलब समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इंटू समथिंग, इतना तुझे आइडिया है ना? तो अगर अपोजिट का प्रोडक्ट, अपोजिट रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट अगर सेम है, तब व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ये समझ में नहीं आएगा तुझे, इन्वर्टेड दिख रहा होगा, तो ये वाले दिख रहा है सीधा? अच्छा, सीधा हाँ, दिख। तो इस वाले का मुझे इन्वर्टेड दिख रहा है, तो इस वाले का मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे, और अगर वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ गया अपोजिट का, तो हमारा बात बन जाएगी। इसको ऐसे याद रखना, गलती से कभी ऐसा ना करना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मत कर देना, एडजेसेंट का नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन, अपोजिट का होगा। अपोजिट का हो गया तो फिर क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, दिस विल बी इन सेम पोटेंशियल, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, और सेम पोटेंशियल पर अगर हो गए तो इसका मतलब उनके बीच में कुछ भी लगाओ, करंट फ्लो नहीं होगा, चाहे तुम नॉर्मल वायर लगा दो, चाहे रजिस्टर लगा दो, चाहे बल्ब लगा दो, बल्ब नहीं जलेगा। तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, सो नथिंग फ्लोज आउट ऑफ इट, मतलब इनटू इट। तो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम कुछ वो करते हैं, डिवाइसेस बनाते हैं जिनका हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। these devices are meter bridge, can you try to name it, तो अच्छे से याद रहेगा तुम्हें। फर्स्ट इज मीटर ब्रिज, और क्या है इसके अलावा? मीटर ब्रिज, याद नहीं कर रही थी।
Try to guess it. Try to recall it. हाँ, सर्किट लाइन ओके चलो मैं कुछ वो नाम बताता हूँ, उसमें बताना कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या ये मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगेगा। लगेगा। ये यहाँ तक पहुंची है तो नहीं, कि अभी एमसीजी पढ़ा है कि नहीं तुमने, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? 11th पे ही हूँ मैं। और कितने वीडियोस और बचे हुए हैं? एक ही बचा। ये तो तुमने पढ़ लिया होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हाँ हाँ, मेरे को ढंग से याद वो है, नोट्स नहीं ऐसे है। मैग्नेट्स के बीच में कॉइल रखते हैं, वो रोटेट होती है ना। और ऐसा कुछ पढ़ा है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? नहीं नहीं। ठीक है। कौन तो सा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अभी अपन ने क्या बस ऐसे ही वो पढ़ा है, टॉर्सन से टॉर्सनल स्प्रिंग लगा देते हैं उसके अंदर, मतलब ये बेसिक बता रहा हूँ गैल्वेनोमीटर का। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि हम मैग्नेट से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाते हैं, सेट ऑफ मैग्नेट से, और उसके बीच में एक कॉइल रखते हैं। तो कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। अगर इफ देयर इज अ करंट इन द कॉइल, इट विल जनरेट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर करेगी बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से। तो उन दोनों का जब इंटरेक्शन होगा तो इस पे फोर्स लगेगा, तो ये गोल घूम जाएगी। मीन्स वेन एवर द करेंट इज फ्लोइंग ये घूमेगी, और जब भी करंट नहीं है ये नहीं घूमेगी। अब हम क्या करते हैं, हमने कुछ जो करंट और इसके फॉर्मूले सीखे हैं उसको अभी अपन उसको आराम से तो देखना, मैं बस उसका फंडा बता रहा हूँ कि कितना वो रोटेट होगा, ये कैसे डिसाइड हो। मतलब हम एमीटर का वो लगाएंगे ना वहाँ पे 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो वो कैसे डिसाइड हो कि कितना घूमेगा, कौन से फैक्टर से डिसाइड होगा कि कितना घूमेगा। वहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा कि 2 एमीटर्स हैं तो कंपेयर कैसे करेंगे। तो वहाँ पे हमें ये पता, बस ये समझना है कि करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा घूमेगा वो। अच्छा, अब वो घूम के वापस भी आ रहा है, तो वापस आ रहा है तो स्प्रिंग उसे वापस ला रही होगी, रोटेशन वाली स्प्रिंग। इसका मतलब जितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी उस स्प्रिंग की, जितनी रिजिड हो उतना कम घूमेगा वो। एक अगर बहुत ही ढीली स्प्रिंग है तो ज़रा से फोर्स में बहुत घूम जाएगा, और एक रिजिड है तो थोड़ा ही घूमेगा ज़्यादा फोर्स में। तो देर आर टू फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करता है, एक तो करंट कितना है उसमें, और एक उसकी स्टिफनेस कितनी है, रोटेशनल स्टिफनेस। तो हमें याद रखना है कि जो डेविएशन है, जितना ज़्यादा वो डेविएट हो रहा है, दैट इज जितना ज़्यादा करंट होगा तो प्रोपोर्शनल टू आई। राइट डाउन कॉपी लिख के देख, या लिखा होगा तेरी कॉपी में, डिफ्लेक्शन जो है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा होगा, मतलब कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जितना ज़्यादा रोटेशनल स्टिफनेस होगी उतना कम वो घूमेगा, मतलब डिफ्लेक्शन उतना कम होगा, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टिफनेस, स्टिफनेस को लिख सकते हैं सी, टॉर्शनल स्टिफनेस। तो मूविंग कॉइल कन्वर्टर हमको ये याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है कि हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे, और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे जरूरत पड़ने पर, कि हमारे लैब में अगर हमारे पास वोल्टमीटर नहीं है तो उससे गैल्वेनोमीटर के थ्रू वोल्टमीटर का काम कैसे करेंगे, या एमीटर का काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं तुझे केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, मैथमेटिकली सेकेंड टर्म में हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का एमीटर से कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, उसको मैंने ऐसे बना दिया, ये बना दिया, ठीक है।
तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड होगा जिससे करंट आएगा और दूसरे से चला जाएगा, उसके दो टर्मिनल्स भी होंगे। तो अब अगर इस सेटअप को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ पैरेलल में, ठीक है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। तो क्या पहला डेटा याद रखना है हमें, अगर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में लगाना है। तो अब ये पूरा जो सेटअप है, ये जो पूरा सेटअप है, ये एमीटर का काम करेगा। मतलब एमीटर का टर्मिनल पॉइंट ये है, इनिशियल ए टर्मिनल, और दूसरा इनिशियल ए टर्मिनल ये है, ये पूरा एमीटर की तरह है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको सर्किट में कैसे लगाएंगे वो तो हमने बचपन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई रैंडम सर्किट में एक सर्किट बनाता हूँ, तो देखना ये सर्किट है, एक बहुत ही सिंपल सी सर्किट। अगर मुझे करंट नापना है इस सर्किट में तो एमीटर सीरीज में लगेगा, यहाँ लग जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो पूरा सेटअप है मैं इसको उठा के यहाँ लगा दूंगा इसके सीरीज में, ठीक है। नॉर्मली क्या ऐसे कंफ्यूजन होता है कि जैसे मैंने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया शंट, तो ये एमीटर नहीं है, ये तो शंट है, ये एमीटर बनेगा। कि हमने एक थॉट पढ़ा होता है ना बचपन में कि एमीटर तो सीरीज में लगता है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन नहीं, ये अलग है, क्योंकि शंट लगा के अब ये एमीटर बना है, अब ये सीरीज में लगेगा जाके। तो एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, वो कहलाएगा शंट रेजिस्टेंस, एंड इट इज वेरी स्मॉल, है ना, ये बहुत छोटा है, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल एस। ये बात समझ में आई? अब गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्टमीटर बनाना है तो एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा हमको पैरेलल इसके सीरीज में। देखना ये मैंने क्या किया, ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, एक मैंने सीरीज में लगा दिया, तो ये वोल्टमीटर बन गया। दिस एंटायर सेटअप इज वोल्टमीटर। और ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज वेरी हाई, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज वेरी हाई रेजिस्टेंस। कॉन्ट्रास्टिंगली क्या याद रखना है, इसमें तो छोटा सा रेजिस्टेंस लगेगा एमीटर वाले में, और पैरेलल में लगेगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगेगा और सीरीज में लगेगा। और वोल्टमीटर, जैसे अब इस सर्किट पे वापस आ जाते हैं, लाइक से हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वोल्टमीटर हम पैरेलल में लगाते हैं, है ना, ऐसा। मतलब हम इस पूरे सेटअप को उठा के लेके आएंगे और इधर लगा देंगे। अच्छा, आइडियल ये जो सेटअप है यस यस गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस का, तो उसको पैरेलल लगाएंगे। हाँ देख, वही अपन समझ रहे हैं, इसको एमीटर को अपन तो इस पूरे सेटअप को तो सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। उठा के हमने ये इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका टर्मिनल पॉइंट तो सीरीज में हो गया ये, क्योंकि इसमें करंट वही बह रहा है जो सर्किट में बह रहा है। और वोल्टमीटर वाले सेटअप को उठा के जब हम लगाएंगे यहाँ पर, तो जिस भी डिवाइस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तब हम पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट इसमें कि आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर, ठीक है, इनका क्या मतलब है, इन शब्द का मतलब क्या है, व्हाट इज आइडियल। तो आइडियल मतलब कि बिल्कुल भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है अगर एमीटर के थ्रू, एमीटर बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है, तो वोल्टमीटर अगर बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है तब इसका मतलब है कि वो आइडियल है, ठीक है। तो इसको याद रखना है अपन को। ऐसे मैं तेरे से पूछता हूँ सबसे पहले, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा या जीरो होगा, केवल एमीटर पे क्वेश्चन पे ध्यान दे अभी कि वी हैव एन एमीटर एंड इट इज आइडियल, so technically its resistance must be zero or infinite। जीरो परफेक्ट। कैसे सोचा? क्योंकि अगर आइडियल है और कोई कुछ गर्म नहीं हो रहा और एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस जीरो होगा। ठीक है, और इसमें ये भी कंसीडर किया हमने कि ये जो है एमीटर, ये
इसके साथ में लगा हुआ है, इसके सीरीज में लगा हुआ है, हम्म मतलब ये सीरीज को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हम्म है ना। अच्छा, अब वोल्टमीटर के बारे में सोचते हैं, सेम थॉट। वोल्टमीटर से करंट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए आइडियली, अगर आ, परफेक्ट वोल्टमीटर है तो। ये जाना पैरेलल में चाहिए। लगा हुआ है, हम्म तो देखना, अगर इससे करंट रुका होता एमीटर हम्म वाले से, तब हम्म तो दिक्कत क्रिएट कर रहा था ये सर्किट के लिए। और हम्म अगर इसमें करंट चला जाए वोल्टमीटर में, हम्म तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा, सर्किट का करंट चूस लेगा ये। हम्म तो जो पावर पूरी जानी थी सर्किट में वो वोल्टमीटर ले लेगा अपने पास, तो इस वजह से वोल्टमीटर गर्म हो जाएगा। तो इफ इट इज आइडियल, हम नहीं चाहते कि इसमें करंट जाए। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर वोल्टमीटर को हम हम्म आइडियल चाहते हैं तो वी डू नॉट वांट कि उसमें करंट जाए। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इंफिनिटी। इनफाइनाइट। तो बस हमें ये याद रखना है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, नेग्लिजिबल, और आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है। हम्म ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है अपने नोट्स में? हम्म नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट, मैंने शायद इधर तक किया नहीं है, पता नहीं क्या, और स्किप कर दिए थे वीडियो। अच्छा, पावर एनर्जी या सीरीज और पैरेलल के बाद पावर हम्म, एनर्जी आ जाता है ठीक है। शायद। तो मैं तुझे बता रहा हूँ अभी, वो टॉपिक्स वाले करना। किरचॉफ हम्म कर देना, किरचॉफ लॉ करके एक होगा, एक है ना, किरचॉफ करंट लॉ और हम्म किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दैट इज़ वेरी हम्म इंपॉर्टेंट। ओके। और एक ये व्हीट स्टोन के बाद इस पे बेस्ड कुछ डिवाइसेस होंगी, जिसमें मीटर ब्रिज होगा हम्म और पोटेंशियोमीटर होगा। ठीक है। तो ये जो इसके केस में उसमें यही होगा, किरचॉफ लॉ, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। इस हाँ पे करना है ठीक। हमें। ठीक है, बेसिक एकदम एक तो बेसिक सीखना है और बस एक इनके फॉर्मूले सीखने हैं कि क्या क्या होता है। पोटेंशियोमीटर का तीन चीज़ों में यूज़ आता है। तो उसमें तीन बाइफरकेशन है कि हमें अगर दो बैटरीज का ईएमएफ कंपेयर करना है तो वहाँ से आएगा एक तरीका, पोटेंशियोमीटर के का उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस नापना है तो यूज़ कर सकते हैं। और देखना है कि अ, उसका इंटरनल, हाँ, दो काफ़ी हैं, दो ही रहेंगे शायद, तीसरा नहीं है। ठीक है। ठीक। तो अभी अपन इसका टारगेट बना लेते हैं नेक्स्ट वीक का कि क्या करना है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फटाफट अपन बना लेते हैं। इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फिंगर टिप से, या करंट इलेक्ट्रिसिटी के? हाँ। और केमिस्ट्री में क्या हो गया? केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा अभी, चल रहा होगा। फिंगर टिप्स बची है उसकी। ठीक, तो इस वीक भी करंट इलेक्ट्रिसिटी को देना दो, और देखना हम्म है कि ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुझे, इन सब पे गौर करके वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है सर। और इसका टेस्ट सॉल्व करना फिंगर टिप की प्रैक्टिस के बाद। हम्म ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में तो जो आ रहा है वही करते जाना है। हम्म इसमें क्या, बायो में क्या चल रहा है?
बायो में ये वाला चैप्टर हो गया, फिंगर टिप्स भी हो गए हैं ऑलमोस्ट। 30 क्वेश्चन बचे हैं फिंगर टिप्स के, ओके तो मैं कर लूंगी। और ओके। प्रैक्टिस सेशन भी अभी कल ही दे दूंगी, टेस्ट हो जाएगा उस पर। इसका टेस्ट भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टेस्ट एंड टेस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टेस्ट नहीं, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ अभी बचा है। अच्छा इससे पहले वाला हुआ है, रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन का। ऑर्गेनिजम्स हो गया, हम्म, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नेक्स्ट है जो अभी शुरू कर। हम्म। तो वो इस वीक शुरू हो जाएगा ना एक टेस्ट, इसका तो टेस्ट बचा हुआ है केवल। हाँ हाँ। ओके सिया, बाय बाय। बाय सर।